हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन से पहले हमने वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में बहुत सारी बातें कर ली थी। उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पोर्शन भी हमने देखे थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखे थे। तो उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज़ एक्सेलरेशन। इसको भी बहुत अच्छे से हमें करना होगा। तो बेसिकली एक्सेलरेशन इज व्हाट इट इज़ डिफाइंड एज दी रेट ऑफ change of velocity. Rate of change of velocity is defined as the acceleration. अब इस एक्सेलरेशन को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। एक्सेलरेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो बेटा एवरेज एक्सेलरेशन और दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें तो बेटा ए एवरेज यू हैव टू कैलकुलेट बाय यूजिंग चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। दूसरी बात, अगर आपको एक्सेलरेशन की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ टी गिवन है, तो उस केस में क्या करना होगा? तो बेटा उस वाले केस में आपको करना होगा एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, तो छोटा सा आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, चेंज इन वेलोसिटी एडीटी से, उसको आप इंटीग्रेट कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ड्यूरेशन। ये पहले भी मैंने तरीका बताया था कि एक्सेलरेशन इनटू डीटी से आपका छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी आपको ऑब्टेन होगा। तो इसको इंटीग्रेट कर जैसे हम करेंगे तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी आपको मिल जाएगा, इंटीग्रल ऑफ द एडीटी। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम ड्यूरेशन, ये आपको बेटा क्या मिल जाएगा? यहाँ से एवरेज एक्सेलरेशन ऑब्टेन हो जाएगा। तो जब भी एक्सेलरेशन की इक्वेशन गिवन होगी तो यहाँ से हम एवरेज एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं जीरो से टाइम टी तक। दूसरी बात, इसकी अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करें, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन, तो इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिफरेंशिएटिंग वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू दी टाइम। यानी कि डीवी बाई डी टी से हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत आराम से इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हमने, एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अच्छा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात अब मैं बताऊंगा। एक्सेलरेशन प्रेजेंट कब कब होगी? एक्सेलरेशन प्रेजेंट कब कब होगी? जब जब वेलोसिटी चेंज होगी। अब वेलोसिटी क्या है सर? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इज व्हाट? अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब ये कंटेंट, अगर हम कंटेंट की बात करें, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, तो स्पीड है एक तो, एंड डायरेक्शन। इस वेलोसिटी के अंदर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर स्पीड है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी दैट इज स्पीड एंड डायरेक्शन। तो या तो मैं स्पीड को चेंज कर दूं, या तो मैं स्पीड को चेंज कर दूं तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। या फिर अगर मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर दूं तो भी मेरी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लो मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं, तो एवरी टाइम स्पीड मेरी क्या है बेटा? यूनिफॉर्म है, दैट इज v। टेंजेंशियल जो आपको वेलोसिटी दिख रही है ये क्या है? लगातार v है। ये लगातार क्या है? v। तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि स्पीड का जो वैल्यू है दैट इज फिक्स्ड। स्पीड कैसी है? कांस्टेंट है। लेकिन एवरी टाइम डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ द स्पीड इज चेंजिंग, दैट इज वाई वेलोसिटी इज चेंजिंग। वेलोसिटी इज चेंजिंग। और जब कभी भी वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन आपकी क्या होगी? प्रेजेंट होगी। दूसरी बात, अब यहां पर अगर मैं किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को F फोर्स अप्लाई करके वेलोसिटी में इंक्रीमेंट करा देता हूं, वेलोसिटी में क्या कर देता हूं, यानी कि स्पीड को क्या कर देता हूं? मैं बढ़ा देता हूं। F फोर्स अप्लाई करके वेलोसिटी को हम इंक्रीज कर रहे हैं, स्पीड को, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहां पर भी आपकी जो है ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी में चेंज की वजह से एक्सेलरेशन क्या होगी? प्रेजेंट होगी। दूसरी बात, अगर मैं दोनों को ही चेंज कर दूं, यानी कि आपका स्पीड भी चेंज हो जाए एज वेल एज डायरेक्शन भी चेंज हो जाए,
तो उस केस में भी आपकी एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगी। फॉर एग्जांपल 2D मोशन में जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी भी चेंज होगा, एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज ऑल्सो चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर भी आपका एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगा। अब देखो स्पीड में जब भी चेंज आएगा, स्पीड में जब भी चेंज होगा तो बेटा ध्यान रखना इस चीज को कि जो एक्सेलरेशन उस टाइम प्रेजेंट होगी उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अगर हम फर्दर इसको बाइफरकेट करें एक्सेलरेशन को, तो पहला टर्म मेरे पास में आया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दूसरा टर्म होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एटी एंड एसी दो इसकी कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली। तो एटी इज द एक्सेलरेशन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी कि स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करने में जो रेस्पॉन्सिबल है दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो या तो हम स्पीड को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो चेंज इन द स्पीड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंस ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दूसरी बात, अगर पार्टिकल आपका मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड v से, तो अगर मैं इस पर F फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई कर दूं, यानी कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में F फोर्स अप्लाई कर दूं, तो क्या ये इस स्पीड के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगी? नहीं, इसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं होगी करेगी। इट मींस सर स्पीड तो चेंज नहीं होगी। फिर क्या चेंज हुआ? सर फोर्स तो लगी है, तो फोर्स लगी है तो इसमें आप देखो इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो यहां पर हुआ डायरेक्शन में चेंज, यहां पर क्या हुआ भाई? डायरेक्शन में चेंज हुआ। तो या तो स्पीड में चेंज हो या फिर डायरेक्शन भी चेंज हो, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन आपकी प्रेजेंट होगी। कौन सी प्रेजेंट होगी उसकी बात करते हैं। तो जब कभी भी मोशन के परपेंडिकुलर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो जो एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगी इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है। ये बात समझ लीजिए, कोई सी भी एक्सेलरेशन की बात करें तो डायरेक्शन इसकी जो होगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन किधर होगी? अलोंग दी फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन में बेटा डायरेक्शन होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पर मैंने 90 डिग्री पर फोर्स F फोर्स अप्लाई करी है, तो इसकी डायरेक्शन किधर हुई? अलोंग दी फोर्स। तो इसको हम बोलते हैं बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन प्रेजेंस में आए ड्यू टू दी चेंज इन दी डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड एज दी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दोनों में बात क्लियर हुई भाई? टेंजेंशियल कब होगी? जब कभी भी स्पीड में चेंज होगा तो आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एग्जिस्टेंस में आएगी। और जब कभी भी डायरेक्शन में चेंज होगा, जैसे कि सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन चेंज होती है, तो वहां पर क्या है आपका एग्जिस्टेंस में होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। राइट, चलो जी। तो जब कभी भी वेलोसिटी से परपेंडिकुलर हो जाएगी फोर्स और फोर्स की ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो बेटा उस टाइम आपकी एग्जिस्ट करेगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और या तो थीटा की वैल्यू, यानी कि एक्सेलरेशन अगर आपकी अलोंग दी वेलोसिटी है, यानी कि पैरेलल टू दी वेलोसिटी है, और एंटी पैरेलल टू दी वेलोसिटी है, तो यानी कि थीटा आपका या तो 0 हो और 180 डिग्री हो, इन दोनों ही केसेस में आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेटा एग्जिस्ट करेगी। क्लियर? अब ध्यान से देखो एक बात, मान लो ये कोई ब्लॉक है, ठीक, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? v, और इसकी जो नेट एक्सेलरेशन है मान लो ये a है। नेट एक्सेलरेशन क्या है? टोटल, चाहे वो सेंट्रीपिटल हो चाहे वो टेंजेंशियल हो, टोटल जो नेट एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो a है, जो कि बेटा थीटा डिग्री आपको गिवन है। वेलोसिटी से कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर गिवन है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में कौन सी एक्सेलरेशन होती है? सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट कितना होगा,
तो आप देखो इस वेक्टर ए को थीटा की तरफ रिजोल्व कर सकते हो या नहीं? सर कर सकते हैं। तो इस ए को अगर मैं v की डायरेक्शन में रिजोल्व करूं तो क्या होगा कंपोनेंट इसका? कोस थीटा कंपोनेंट। तो आप ध्यान से देखो कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सॉरी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितनी आ गई? a कोस थीटा। साथ ही साथ अगर इसका मैं वेलोसिटी से परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट देखूं तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब AC क्या होगा? तो यहीं से हम अगर इसको रिजोल्व कर दें वर्टिकल डायरेक्शन में तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी आपके पास में बेटा? इस A का साइन थीटा कंपोनेंट। अब ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होती है A कोस थीटा और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होती है A साइन थीटा। क्या ये बात समझ में आती है भाई? अगर ये बात समझ में आती है तो यहां पर एक बात और देखो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और इसके परपेंडिकुलर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ आर ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स, बोथ आर ऑर्थोगोनल क्वांटिटीज। तो जो क्वांटिटी आपस में ऑर्थोगोनल होती हैं उनका डॉट प्रोडक्ट बेटा क्या होता है? जीरो होता है। उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो होता है, क्योंकि a डॉट बी होता है आपके पास में वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है ए बी कोस थीटा। तो अगर थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाए तो बेटा a डॉट बी कितना हो जाएगा आपका? जीरो। तो यहां से हम कह सकते हैं कि AC और AT का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना होगा? जीरो होगा। AC और AT का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? जीरो होगा। क्लियर है भाई ये सारी बातें? फटाफट इसको नोट करिए। अगर यहां तक ये बात क्लियर है तो एक बात और नोट करने वाली है कि ये जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और वेलोसिटी ये भी आपस में क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। तो AC डॉट V ये भी कितना आएगा? हमेशा जीरो ही आएगा। ये भी कितना आएगा? हमेशा जीरो ही आएगा। क्लियर है? इसको नोट करिए जल्दी से। क्लियर है भाई? ये दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी। एक चीज और देखो, मान लो एक्सेलरेशन वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में आपको गिवन है, ठीक, और वेलोसिटी वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में ये भी हमें गिवन है। तो एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालने की बात करूं तो ये आएगा ए का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। अभी ध्यान से देखो, याद करो कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना था? सर ये तो a कोस थीटा आया था और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मेरे पास में आया था a साइन थीटा। एक बार चेक कर लेते हैं। टेंजेंशियल आया था a कोस थीटा और सेंट्रीपिटल आया था a साइन थीटा। सेंट्रीपिटल आया था a साइन थीटा और टेंजेंशियल कितना आया था? a कोस थीटा। ठीक है, तो अगर मैं यहां से देखूं कि सर a तो ये रहा और कोस थीटा ये रहा, ठीक है, a तो ये रहा और कोस थीटा ये रहा। इट मीन्स ये कुछ भी नहीं लिखा, ये बल्कि क्या लिखा है? ध्यान से देखो जरा, ये लिखा हुआ है AT। तो अगर आपको AT निकालना है तो AT को आप ऐसे निकाल सकते हो, देखो AT इंटू V इज इक्वल टू A डॉट V। तो बेटा AT अगर आपको निकालना है तो डायरेक्टली आप AT निकाल सकते हो, वेक्टर A डॉट वेक्टर V डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ V।
यहाँ से आप AT को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से आप AT को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में तो यहां से हमें एक बात क्लियर हो गई कि जब भी मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में चेंज आएगा, चाहे वो पॉजिटिव चेंज है तो मतलब एक्सेलरेशन हमारी टेंजेंशियल पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव चेंज है इसका मतलब वहां पर क्या है, रिटार्डेशन है, वहां पर क्या है, रिटार्डेशन प्रेजेंट है। और AC की बात करें तो जब भी कभी भी डायरेक्शन में चेंज होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगी। अच्छा कई बार इनके बीच में रिलेशन भी पूछ लिया जाता है, इनके बीच में क्या रिलेशन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो उस रिलेशन को भी देखते हैं। मान लो ये कोई सर्कुलर ट्रैक है ऑफ रेडियस r, ठीक है, ऑफ रेडियस r, तो पार्टिकल आपका पोजीशन A से पोजीशन B तक मान लो मूव किया, पोजीशन A से पोजीशन B तक मूव किया, तो यहां से लेकर यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट आ गया मान लो कितना, डेल्टा S, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया कितना, थीटा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। ये छोटा सा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, इसमें ये तो डेल्टा S है और ये क्या है, R है। ठीक है, डेल्टा S है और ये R है, पहला ट्रायंगल। अब यहां इस वाले पॉइंट पर अगर मैं पूछूं वेलोसिटी किधर, तो आप बोलोगे सर ऊपर की तरफ, तो डायरेक्शन मैंने बना ली वेलोसिटी की ऊपर, और ये दोनों होंगे आपस में क्या भाई, परपेंडिकुलर होंगे। दूसरी बात, अगर मैं पॉइंट B पर वेलोसिटी पूछूं तो डायरेक्शन ऐसी होगी, कुछ डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी होगी। ठीक है सर, तो यहां पर ये एंगल भी कितना आया, 90 डिग्री। तो ध्यान से अगर हम देखें तो बेटा ये जो एंगल आएगा बिटवीन दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी एंड दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी, ये भी एंगल आ जाएगा थीटा। अब यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी कि स्पीड तो है सेम, बट ड्यू टू द डायरेक्शन, ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन, यहां पर चेंज इन वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो आएगा। ठीक है सर, हमने उसको बोला डेल्टा V, उसको क्या बोला हमने, डेल्टा V बोला। ठीक है सर, अब अगर मैं डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा T कैलकुलेट कर लूं, क्योंकि यहां पर ध्यान से देखना स्पीड में कोई चेंज नहीं है, तो स्पीड में चेंज नहीं है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगी, केवल और केवल यहां पर डायरेक्शन में चेंज है। दैट इज वाई यहां पर डेल्टा V अपॉन डेल्टा T से आपका निकलेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहां पर कैलकुलेट हमारा होगा। अच्छा, अब अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को देखूं तो ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होगा, क्योंकि ये दोनों आपके 90 डिग्री हैं, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या आएगा, थीटा। तो बेटा डेल्टा S अपॉन R, मतलब ये वाली साइड अपॉन कोई सी भी साइड ले लीजिए, बराबर होगी डेल्टा V, यानी कि थीटा के सामने वाली साइड डेल्टा S और ये वाला बेस ले लिया मैंने। इसी तरह थीटा के सामने वाली साइड डेल्टा V अपॉन ये साइड है मेरी V। ठीक है भाई, ये हमारा क्या होगा, बराबर होगा ड्यू टू दी प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब क्या करो, दोनों तरफ एक काम कर लो, डिवाइड कर दो दोनों तरफ, किससे, डेल्टा T से, डेल्टा T से डिवाइड कर दिया, तो डेल्टा S अपॉन डेल्टा T ये क्या वैल्यू हो गई सर, ये तो वैल्यू वेलोसिटी की हो गई, अपॉन R है ये वाला, इज इक्वल टू डेल्टा V बाय डेल्टा T, मैंने अभी बताया ये होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और नीचे क्या आ गया V। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो AC की वैल्यू आपके पास में आ गई बेटा कितनी, V स्क्वायर बाई R। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, V स्क्वायर बाई R। कब, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होगा, उस टाइम की बात है ये। तो V स्क्वायर बाई R से हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। देख लीजिए ध्यान से, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारी कितनी आती है, V स्क्वायर बाई R, V स्क्वायर बाई R आती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक्सेलरेशन की बातें। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये दो तरह की हमने एक्सेलरेशन अभी देखी। अब कुछ क्वेश्चंस इसमें आते हैं, फाइंडिंग द एवरेज वैल्यू एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है,
मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि फाइंड करें इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, है ना, इफ वेलोसिटी इज गिवन बाई टी क्यूब प्लस 5t स्क्वायर प्लस 10। तो जब कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको गिवन हो, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन आपको कैलकुलेट करनी हो, तो आप क्या करेंगे बेटा, ए इंस्टेंटेनियस, तो dv बाई dt से आप इसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, ठीक है ना, स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ है ये, यानी कि जो डेरिवेटिव आपको देता है वो देता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ वीटी ग्राफ। तो dv बाई dt निकाल लो यहाँ से, तो बेटा ये आएगा 3t स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 10t प्लस 10 का हो जाएगा कांस्टेंट का 0। कब पूछा है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो पूछी है t इज इक्वल टू 2 पर आपसे पूछी गई है, तो t की जगह पर यहाँ पर कितना पुट कर देंगे हम, 2 पुट कर दिया जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास में आ गई 12 प्लस 20 दैट इज 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड और अपॉन सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। मान लो एक्सेलरेशन आपको गिवन है t स्क्वायर प्लस 4 एंड you have to calculate a average value of the acceleration in 4 seconds, in 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा। तो सर अगर यहां पर एक्सेलरेशन का ही आपको इक्वेशन गिवन है और एवरेज एक्सेलरेशन ही पूछा जाए, तो उस केस में क्या करेंगे, तो बच्चा ये गलती इसमें कर देता है कि टाइम की वैल्यू t इज इक्वल टू 4 इसमें पुट कर देता है, इसमें पुट कर देता है, लेकिन वो बिल्कुल करेक्ट तरीका नहीं होगा। तो देखो क्या करना होगा, ठीक है, तो क्या करना होगा देखो जरा। तो ए एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा ए डी टी का, और 1 बाई टी टाइम ड्यूरेशन से क्या कर देना है, डिवाइड, 0 से t तक आपको कर देना बेटा इंटीग्रेशन ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आएगा आपके पास में 1/4, 0 से लेकर के 4 तक। a की वैल्यू बोलो कितनी है सर, t स्क्वायर प्लस 4, और ये आ गया कितना, dt, ये कितना आ गया dt। तो करते हैं इसका इंटीग्रेशन, तो t स्क्वायर का होगा t क्यूब बाई 3 प्लस 4 का होगा 4t फ्रॉम 0 टू 4। तो ये आंसर आएगा आपके पास में 1/4, और ये आप पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 4, तो 64/3 और प्लस 4 इंटू टी की वैल्यू कितनी 4 इसमें पुट कर देंगे, करेक्ट, माइनस लोअर लिमिट करेंगे 0, तो सारा आंसर क्या हो जाएगा, सारा क्या वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 0। तो ये आंसर आएगा आपके पास में 16/3 और प्लस 4, तो 28/3, ये वैल्यू आपके पास में आएगी 28/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एवरेज वैल्यू आपकी होगी, ठीक है, एवरेज वैल्यू होगी। अगर t इक्वल्स टू 4 करके आपने इसमें वैल्यू कैलकुलेट कर दी, तो वो आपको देगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अगर ए इंस्टेंटेनियस पूछा जाता तो सिंपली आपको क्या कर देना था, t की वैल्यू 4 इसमें पुट कर देते, तो आंसर आ रहा होता आपका 16 प्लस 4 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर जो आंसर आ रहा होता वो आंसर होता बेटा किसका, वो आंसर होता इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। तो जब कभी भी ऐसा आपको कुछ क्वेश्चन गिवन हो, तो आप बहुत तरीके से कैलकुलस का बहुत अच्छे तरीके से यूज करना और बहुत बढ़िया तरीके से आंसर कैलकुलेट करना है, ये गलती उसमें आपको रिपीट नहीं करनी है, क्लियर। तो इस तरह से आप यूजिंग द कैलकुलस एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के ऊपर भी कराए थे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। अब मान लो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो यही डायरेक्शन होगी आपकी बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, ठीक।
वेलोसिटी जिधर उधर ही आपकी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का नेट रिजल्टेंट आपको देगा बेटा ए नेट की वैल्यू। तो नेट एक्सीलरेशन का अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट कर सकते हो, देखो 90 डिग्री पर हैं दोनों, तो ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, इससे आपका नेट एक्सीलरेशन कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर भी इसके ऊपर भी नीट में कई बार क्वेश्चंस और मेंस में कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट और मेंस में इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो अब तक हमने कई बातें देख ली हैं कि AC की जो वैल्यू होती है बेटा वी स्क्वायर बाई आर होगी, और साथ में वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के साथ में क्या होगा, 0 होगा। साथ ही साथ AC का डॉट प्रोडक्ट AT के साथ क्या होगा, 0 होगा। और A डॉट C अगर वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट निकालें तो A और वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालें तो A इंटू वी, दोनों के मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। अब यहां से सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो होती है, देखो ये इस A का कोस थीटा कंपोनेंट होगी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, तो AT ये वाला जो टर्म आपको दिख रहा है ये आएगा बेटा AT। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, A डॉट V को डिवाइड अगर हम कर दें किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी से, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आपको ऑब्टेन हो जाएगा। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के लिए आपको कैसे क्या काम करना है, A का साइन थीटा कंपोनेंट कैलकुलेट कर देना है भाई। तो इतनी डिस्कशन हमने कर ली है बहुत अच्छे लेवल से। अब कुछ करते हैं प्रॉब्लम्स, देखो इफ अ कार कवर्स 2/5 of the total distance with v1 speed and 3/5 of the distance with v2 speed, then average speed is। अब सुनो, मैंने ये कहा था कि सर अगर इक्वल डिस्टेंस डिफरेंट वेलोसिटी से कवर करे, है ना, इक्वल डिस्टेंस डिफरेंट वेलोसिटी से कवर किया जाए तो हार्मोनिक मीन लेते हैं हम एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। लेकिन ये तभी है जब ये वाला डिस्प्लेसमेंट और ये वाला डिस्प्लेसमेंट क्या हो, सेम हो। अदरवाइज सिर्फ एक ही फॉर्मूला मुझे यूज करना होगा, और वो क्या है, ध्यान से देखो, वो फॉर्मूला है v एवरेज का बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट और अपॉन टोटल टाइम। इस फॉर्मूले को भूलना नहीं है बस। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो, मान लो हमने x डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसका एक 2/5 पार्ट, इसका 2x अपॉन 5th पार्ट इसने कवर किया है v1 वेलोसिटी से, और 3x अपॉन 5 पार्ट यानी कि 3x अपॉन 5th पार्ट ये कवर किया है किससे बेटा, v2 स्पीड से। तो एवरेज स्पीड मेरे को कैलकुलेट इसमें करनी है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो v1 वेलोसिटी है, ये v2 वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है ना। तो यहां पर जो लगने वाला टाइम है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे सर, वेलोसिटी होता है या स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस को नीचे ले आओ तो टाइम आपका आ जाएगा क्या, टाइम को इधर ले आओ, वेलोसिटी नीचे, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो t1 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 2x अपॉन 5, और वेलोसिटी कितनी या स्पीड कितनी, v1। ऐसे ही यहाँ वाला जो टाइम है वो होगा कितना बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस डिवाइडेड बाई v2 वेलोसिटी। तो आपने t1 t2 कैलकुलेट कर लिया है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, x, टोटल डिस्टेंस है x, यानी कि 2x अपॉन 5 प्लस 3x अपॉन 5, टोटल कितना हो गया x, डिवाइडेड बाई 2x अपॉन 5 और ये v1, ये t1 की वैल्यू पुट कर दी आपने, और प्लस ये है बेटा आपके पास में 3x अपॉन 5 v2, ये टाइम t2 की वैल्यू आपने पुट कर दी। तो जैसे आप कॉमन लेके कट करोगे तो x कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे, तो ऊपर टर्म आएगी आपकी 5v1 v2, ये टर्म आएगी इधर जा करके 2 टाइम्स v2, और प्लस ये टर्म आएगी 3v1। क्लियर है भाई, दिस विल बी योर एवरेज स्पीड। तो कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर गया, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आपका ट्विस्ट होकर के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इसमें हार्मोनिक मीन भी गिवन था, तो गलती से बच्चा इसको ना लगा दे। तो यहाँ पर देखना है कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रही है, 2/5 और
3/5 हमें गिवन है, तो हमें ऐसे ही करना होगा। नेक्स्ट, द रिलेशन 3t इज इक्वल्स टू √3x और +6, ये आपको रिलेशन गिवन है। डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन 1D वेयर x इज इन मीटर्स। x को किस में गिवन है? मीटर्स में, एंड t इन सेकेंड में। चलो ये तो कोई दिक्कत नहीं। डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0, जब वेलोसिटी 0 हो जाए तो वो टाइम इंस्टेंट क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले देखो, t को x की फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया गया है, लेकिन लॉजिक समझो जरा, मुझे चाहिए क्या? वेलोसिटी 0 करनी है। तो वेलोसिटी कैसे मिलेगी सर? dx/dt से मिलेगी, लेकिन यहां पर तो t और x में रिलेशन है, तो सर यहां से आप किसी भी तरह x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो सर यहां से √3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? ये हो जाएगी 3t - 6। तो देयरफॉर 3x की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 3t - 6 का होल स्क्वायर। क्लियर है भाई? तो x की वैल्यू आपके पास में आ गई 1/3 और 3t - 6 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो। तो जैसे ही इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे आप, तो ये होगा 9t² + 36 - 36t, ठीक है ना? ये आपका वैल्यू होगा a - b का होल स्क्वायर। 3 से आप कट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा? देखो ध्यान से, x की वैल्यू आपको मिलने वाली है कितनी? 3t² प्लस, या माइनस ले लो इसको पहले, इस वाले टर्म को पहले लेते हैं, 12t और प्लस 12। ये वैल्यू आ गई आपके पास में किसकी? x की, यानी कि पोजीशन की वैल्यू आपके पास में आ गई। नाउ अब वेलोसिटी जब 0 होगी तो टाइम कितना, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब वेलोसिटी क्या हो जाए? 0। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वेलोसिटी निकलेगी बेटा किससे? dx/dt से। कितना हुआ इसका डेरिवेटिव? सर ये तो 60 - 12 हुआ। इसको रख दीजिए कितना? 0। तो बेटा 60 = कितना? 12, और t की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड। तो टाइम इंस्टेंट 2 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। और इस टाइम मोमेंट पर, इस मोमेंट पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा वो हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी हो जाएगी? देखो, t की जगह 2 पुट कर दो इसमें, तो 3 इंटू ये हो जाएगा 4 - 12 इंटू 2 प्लस 12, तो 12 - 24 और प्लस 12। तो ये वैल्यू तो 0 आ रही है, ये वैल्यू तो 0 आ रही है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया मेरा? 0। मीन्स पार्टिकल जहां से चला वो वापस उसी पोजीशन पर आ गया होगा, टाइम t = 2 सेकेंड पर। क्लियर है भाई? तो कितना हो गया आपके पास में? डिस्प्लेसमेंट 0। कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। नेक्स्ट देखो, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन x = a + bt², where a = 15 and b = 3. Its instantaneous velocity at time 3 second will be 3 सेकेंड पर, t = 3 सेकेंड पर इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू आपसे पूछी है। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसको तो कराना भी बेकार की बात है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? dx/dt से। तो a है कांस्टेंट, इसका हो गया डिफरेंशियल 0, बेटा ये हो जाएगा 2bt। तो dx/dt की यानी कि v इंस्टेंटेनियस की वैल्यू हमें निकालनी है एट टाइम t = 3 सेकेंड पर। तो t = 3 इसमें पुट कर देंगे, तो 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू टाइम कितना है? 3, तो 18 आपके पास में मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। मीटर में है कि सेंटीमीटर में, जो भी है, तो ये 18 आपका आंसर आ गया। 18 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, अ पर्सन कंप्लीट हाफ ऑफ इट्स जर्नी विद स्पीड v1 से, ठीक है, एंड रेस्ट हाफ विद v2, रेस्ट ऑफ द जर्नी विद v2। ये तो v1 से कवर करी उसने और ये v2 से। द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन, तो देखो जब भी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस सेम हो
तो हम लेते हैं हार्मोनिक मीन टू कैलकुलेट द वी एवरेज। ये कई बार मैंने बता दिया। अगर टाइम इंटरवल सेम है तो हमें लेना होगा अरिथमेटिक मीन, और अगर डिस्टेंस कवर्ड इज द सेम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अगर सेम है दोनों जर्नीज का, तो हमें लेना होगा हार्मोनिक मीन। तो V1 और V2 का हार्मोनिक मीन होता है बेटा 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ऑप्शन चेक करो सर, इसका ऑप्शन तो बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। करेक्ट है। देखो ये MPPMT में 2001 में और राजस्थान PET में 1993 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया। कितना सिंपल है एकदम। इसी पे देखो एकदम लॉजिक में एक बता देता हूँ, एक क्वेश्चन और इसमें आया हुआ है। देखो कि एक बस है वो 20 मीटर पर सेकेंड से कवर करती है कोई डिस्टेंस d, और वापस जब ये उसी पोजीशन पर आती है वापस, तो 60 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वापस आती है। तो वी एवरेज कितना होगा? तो सर बिल्कुल सेम सिचुएशन है। तो यहाँ पर देखो सेम डिस्टेंस जाने में कवर कर रही है और आते समय भी सेम डिस्टेंस डी ही कवर कर रही होगी टोटल जर्नी में। तो डी डिस्टेंस कवर किया 20 से और डी डिस्टेंस कवर किया 60 से। तो यहाँ पर डिस्टेंस अगर सेम है तो हमें यहाँ पर भी क्या लेना होगा बेटा? हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन क्या होगा? 2 इंटू 20 इंटू 60, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 दैट इज 60। तो आंसर आ गया कितना भाई? 3 मीटर पर सेकेंड। सॉरी कितना आएगा? V2 ठीक है, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो कितना आंसर आएगा? 0 से 0 कैंसिल आउट हुई, तो 2 इंटू 20 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 8। तो 2 से कट होगा 4 बार, 4 से 5 बार। तो बेटा ये आ रहा है 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अ कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड covers 1/3 of the distance with 20 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट विद 60 किलोमीटर पर। अब देखो यहां पर बराबर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो हमें पूरा फुल फ्लेज सोल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में हम टोटल जर्नी को x मान लेते हैं। अब देखो कार मूव करती है 1/3, यानी कि x का 1/3 कवर कर रही है विद वेलोसिटी v1 दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है सर। बाकी जो बचा हमारे पास में वो बचा 2x/3, इसको ये कवर कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है सर। द एवरेज स्पीड इज, तो बहुत आसान है। तो वी एवरेज के लिए हमें क्या करना है? टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस दैट इज x डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो इसका टाइम t1 हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऐसे ही t2 कैलकुलेट कर लेंगे। डिस्टेंस कितना है सर? 2x/3 अपॉन स्पीड कितनी है? 60। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x अपॉन 60 प्लस ये वैल्यू आएगी 2x अपॉन 2 से कट कर लो इसको बल्कि, तो x अपॉन 90, x अपॉन 90। ठीक है। तो कॉमन लेके आप x को कट कर सकते हो। तो आंसर आएगा आपके पास में देखो 60 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 90। ठीक है। तो ये हो गया 150 और 60 इंटू 90। एक 0 से 0 कट कर लीजिए। (36 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड विल बी 36 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन चेक करिए, 36 किलोमीटर पर आवर। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है भाई? तो ये सिंपल क्वेश्चंस बड़े आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाई, देखो डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाई 2t² प्लस 2t और प्लस 4 वेयर s इज इन मीटर्स एंड t इन सेकेंड। चलो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सीलरेशन हमें बताना है। तो बेटा पहले वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी हो जाएगा ds/dt। ठीक है। तो कितना होगा ये? 4t प्लस 2। अगर हम दोबारा से इसका डेरिवेटिव कर दें
तो क्या मिलेगा, dv बाई dt एक्सेलरेशन, या फिर इसका सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाल दें d2s ओवर dt स्क्वायर, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये आएगा कितना भाई, 4t का 1 2 का 0 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ रही है यूनिफॉर्म, यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगी हमेशा। तो आंसर कहाँ पर है, देखो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज सेकेंड इज द बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं, पोजिशन x ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज x इज इक्वल टू at स्क्वायर माइनस bt क्यूब। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0 एट टाइम t इक्वल्स टू, देखो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0, मतलब यहां से हमें एक्सेलरेशन निकालनी होगी और उसको 0 पुट करना होगा। तो टाइम कितना होगा उस टाइम, किस टाइम पर एक्सेलरेशन 0 होगी। ठीक है ना, ये लॉजिक समझ लिया होगा आपने। तो बेटा जल्दी से हम क्या करते हैं, इस x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा। तो वेलोसिटी कितना आ गया, 2at माइनस 3bt स्क्वायर। इसका दोबारा से डेरिवेटिव कर दें, दैट इज dv बाई dt, या फिर d2x ओवर dt स्क्वायर, तो कितना होगा ये 2a माइनस 6bt। ये आपके पास में आ गया भैया एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। अब हमें क्या चाहिए, द टाइम व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 एट, या व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2a माइनस 6bt इज इक्वल टू 0। तो 6bt इज इक्वल टू 2a, तो टाइम की वैल्यू आपके पास में आ गई 2a बाई 6b, यानी कि a अपॉन 3b। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ रही है, a अपॉन 3b पर एक्सेलरेशन क्या होगी आपकी, 0 होगी। तो a अपॉन 3b देखो कौन से ऑप्शन में है, दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो c will be the time, that is a upon 3b will be the time where acceleration will be 0। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं हम लोग, बाकी हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो जब तक आप तैयारी करते रहिए, ठीक है, ओके।